Hello students, our today's topic is direct and inverse proportions, class 8. आज के वीडियो में हम जानेंगे कि proportions क्या होते हैं। Proportions का मतलब होता है टू रेशियोज का सेट जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और ये एक इक्वेशन होती है जिसे हम सॉल्व करते हैं। ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है जहाँ 4 डॉट्स होती है। टू रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होते हैं मीन्स जैसे अगर फर्स्ट रेशियो है A/B एंड सेकेंड रेशियो है C/D तो ये दोनों इक्वल होंगे और इसे ही प्रोपोर्शन कहा जाता है। या फिर इसे हम रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो A/B को हम लिखेंगे A/B, इक्वल की जगह हम प्रोपोर्शन का साइन यूज करेंगे एंड C/D इस फ्रैक्शन की जगह हम रेशियो का यूज करेंगे C/D। इसका मतलब यही है कि A/B इक्वल है C/D के। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं एज ए इक्वेशन और कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तब फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है सेकंड और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के। इट मीन्स रेशियो क्या हुआ, दो क्वांटिटीज के बीच रिलेशन हुआ जो एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के कंपैरिजन में कितने टाइम्स कम या ज़्यादा होती है इसे बताता है। ये एक न्यूमेरिकल रिलेशन होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, तब जो फ्रैक्शन आती है वो इसका रेशियो होता है। इसलिए अगर हम रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशियो सेम नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी नंबर से A और B को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब रेशियो सेम रहता है। और ये तो हम प्रोपोर्शन में देख ही चुके हैं कि रेशियो को हम एज अ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं या फिर रेशियो का साइन यूज करके भी लिख सकते हैं। यहाँ हम प्रोपोर्शन के 2 टाइप्स रीड करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। आज का टॉपिक रहेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो 2 रेशियोज होते हैं ये इक्वल होते हैं। अगर हम A की वैल्यू को इंक्रीज करके C करते हैं तो B की वैल्यू भी इंक्रीज होती है और ये D हो जाती है। और अगर हम A की वैल्यू को डिक्रीज करके C करते हैं तो B की वैल्यू भी डिक्रीज ही होती है और D बनती है। इट मीन्स अगर हमने एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशियो में इंक्रीज होती है, और अगर हमने एक क्वांटिटी को डिक्रीज किया है तो दूसरी क्वांटिटी उसी रेशियो में डिक्रीज होती है। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में जब हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, और अगर फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। यह डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लिखने के लिए हमारे पास ये 2 वेज होते हैं। हम एज अ फ्रैक्शन भी इसे लिख सकते हैं और हम एज अ रेशियो भी इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन 1, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। हमें कार पार्किंग के चार्जेस दिए हुए हैं कि अगर हम 4 आवर्स तक कार को पार्क करते हैं तो हमें 60 रुपीज़ पे करने होते हैं। 8 आवर्स तक अगर हम उसे पार्क करते हैं तो 100 रुपीज़ चार्ज पे करना होता है। इसी तरह 12 आवर्स तक के लिए 140 एंड 24 आवर्स तक के लिए 180 रुपीज़ पे करने होंगे। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो हमें बताना है कि जो पार्किंग चार्जेस हैं वो पार्किंग टाइम से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो 4 आवर्स और 60 में रेशियो होगा 4:60। HCF है 4 से डिवाइड करेंगे देन 1:15। सेकेंड रेशियो होगा 8:100। HCF है 4 से डिवाइड करेंगे देन 2:25। थर्ड 12:140। यहाँ भी HCF है 4 देन 4 3s are 12 and 4 3s are 12, 4 5s are 20, then 3:35 and last one 24:180। यहाँ HCF है 12 then 12 2s are 24 and 12 15s are 180। अब यहाँ क्योंकि कोई भी रेशियो सेम नहीं है और जब रेशियो सेम नहीं होते हैं तब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता है। अब इन रेशियोज में जब एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज सेम रेशियो में नहीं होती है। फर्स्ट जो रेशियो आया वो था 1:15, सेकेंड रेशियो है 2:25, इसी तरह थर्ड है 3:35 एंड फोर्थ इज 2:15।
जबकि प्रोपोर्शन के लिए कंडीशन होता है कि जब एक को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो दूसरी भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, लेकिन रेशियो सेम रहता है। Therefore, the parking charges are not in direct proportion to the parking time. Question 2. A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. एक पेंट को प्रिपेयर किया गया है जिसमें रेड पिगमेंट्स 1 पार्ट है और उसके साथ बेस के 8 पार्ट्स की नीड होती है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। और हमें नीचे एक टेबल दी हुई है जहां रेड पिगमेंट के पार्ट्स हमें दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि जितने रेड पिगमेंट्स हमें दिए हुए हैं उनके साथ रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ बेस कितने होंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है जब हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, और अगर एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी भी डिक्रीज होती है। अगर हम पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1 लेते हैं तो हमें पार्ट्स ऑफ बेस की नीड है 8। अगर हम रेड पिगमेंट को इंक्रीज करेंगे तो ऑफ कोर्स पार्ट्स ऑफ बेस भी इंक्रीज होंगे। इट मींस ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसलिए हम लिखेंगे मोर द पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स द मोर वुड पार्ट्स ऑफ बेस, सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तब रेशियो सेम रहता है। इट मींस A अपॉन B इक्वल है C अपॉन D के। अगर हम A को इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू C हो जाती है, तब B की वैल्यू भी इंक्रीज होकर D हो जाएगी। अब अगर हमें रेड पिगमेंट 1 दिया है तो पार्ट्स ऑफ बेस दिए हैं 8। इट मींस फर्स्ट कंडीशन हमें दी है जहां A 1 है, B की वैल्यू 8 है और C की वैल्यू 4 है, जिसके लिए D हमें फाइंड आउट करना है। हम A अपॉन B इक्वल C अपॉन D इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A अपॉन B देन 1 अपॉन 8 इक्वल C अपॉन D। 4 अपॉन D को एज इट इज रहने देंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट न्यूमरेटर को राइट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। देन 1 मल्टीप्लाई D इक्वल्स टू लेफ्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। देन 4 मल्टीप्लाई 8 देन 4 मल्टीप्लाई 8। 1 को D से मल्टीप्लाई किया, D एंड 4 8 32। इट मीन्स जब पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 4 है तो पार्ट्स ऑफ बेस होंगे 32। सेकेंड वन, अब यहाँ C को हम 7 लेंगे, D हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन A और B के लिए ये एसेंशियल नहीं है कि हम A और B 1 और 8 को ही लें। हम यहाँ सेम रेशियो के साथ 4 एंड 32 है, इसलिए इन्हें भी A और B की जैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम A इक्वल 4 लेते हैं तो B इक्वल होगा 32 एंड C की वैल्यू हमें दी है 7 और D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा, A अपॉन B इक्वल C अपॉन D। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे। देन 4 अपॉन 32 इक्वल्स टू 7 अपॉन D। अब यहाँ 4 और 32 का HCF 4 है, तो हम इन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं या हम इन्हें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई D होगा एंड इक्वल होगा 7 मल्टीप्लाई 32। सॉल्व करेंगे, देन D इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 32 और 4 जो मल्टीप्लाई में था ये डिवीजन में चला गया। अब हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 32 को, देन 8 और 8 7 जा हो गया 56। देन D की वैल्यू होगी 56। थर्ड कंडीशन हमें दी है जहां C की वैल्यू हमें दी है 12 और D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ A की वैल्यू 1, 4 या 7 में से कोई भी हो सकती है, लेकिन जो A की वैल्यू लेंगे उसके साथ जो बेस दिया है हम B की वैल्यू उसे ही लेंगे। जैसे अगर A 1 है तो B 8 होगी, अगर A 4 है तो B 32 होगी और अगर A 7 है तो B 56 होगी। अब यहाँ हम A और B की वैल्यू 1 और 8 ले लेते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देन A इक्वल्स टू 1 एंड B इक्वल्स टू 8। वैल्यूज पुट करेंगे, देन 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू 12 अपॉन D। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 मल्टीप्लाई D इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 8, देन D इक्वल्स टू 96। यहाँ 12 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट लेने पर 96 पार्ट्स ऑफ बेस की रिक्वायरमेंट है। लास्ट कंडीशन है जहां C की वैल्यू है 20। इट मीन्स पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 20 दिए हैं और हमें पार्ट्स ऑफ बेस फाइंड आउट करने हैं जो कि D है।
अगेन ए की वैल्यू हम 1 लेंगे और बी की वैल्यू हम 8 लेंगे। वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करेंगे, देन 1/8 इक्वल्स टू 20/d। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई d इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 8। सॉल्व करेंगे, देन d इक्वल्स टू 160। देयरफॉर रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ बेस 160।